अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1106 ईस्वी में, 1206 में, 1306 में या 1406? तो कब हुआ? 1206 में दिल्ली सल्तनत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से बनते हैं हर एग्जाम में। 1206 में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 में तराइन के युद्ध में हरा दिया, तो उसके बाद उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने 1206 में स्थापना की दिल्ली शासन की। गुलाम निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? राज जिसने नहीं किया, गुलाम वंश, ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, तो इसने तो किया। सैयद वंश, ये इसने भी किया। खिलजी वंश ने भी किया। तो गौरी वंश ने कभी राज नहीं किया था। ठीक है, बस वो तराइन का युद्ध कर जीत गया था, लेकिन वो राज नहीं कर पाया था दिल्ली की सल्तनत पर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया बलबन। थे ये सारे गुलाम वंश के, लेकिन फाउंडर पूछा है सबसे पहले किसने स्टार्ट किया गुलाम वंश? तो मोहम्मद गौरी के गुलाम ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया। फाउंडर पूछा है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ थी? तो कहाँ थी राजधानी पूछी है, तो कहाँ थी? लाहौर थी पहले राजधानी। ठीक है, बाद में दिल्ली में बनाई उसने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई? पोलो, कुश्ती, मलखम, फुटबॉल। तो पोलो खेलते वक्त हुई थी, घोड़े से गिर गए थे, और 4 साल में ही इन्होंने राज किया था दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाम वंश की स्थापना जो की थी वो कर तो ऐबक ने दी थी, और दिल्ली सल्तनत भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सुल्तान शब्द का प्रयोग उन्होंने ही किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? लाहौर, दिल्ली, दीपालपुर या मुल्तान? तो किसे स्थापित किया? दिल्ली को। दिल्ली के प्रथम प्रभुत्ता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से भी जाना जाता था? गुलामों का गुलाम, राजाओं का राजा, कृषकों का मसीहा या फिर तीर्थयात्रियों का राजकुमार? तो किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था गुलामों का गुलाम। कैसे? देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था? वो गौरी का गुलाम। ठीक है, एक गुलाम का दामाद और गुलाम, ये इल्तुतमिश का। तो एक गुलाम का दूसरा गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। और जब गौरी मर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया, और कुतुबुद्दीन ऐबक जब घोड़े से गिर के मर गया तो इल्तुतमिश जो उसका गुलाम था वो राजा बना, और वो गुलामों से ही अपनी बेटियों की शादी भी कर देते थे। बोलो, गुलामों का गुलाम, दामाद और गुलाम होते थे, अब वही नेक्स्ट फाउंडर, वही राजा बन जाते थे अगले। नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? काफी घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, आलम शाह, बलबन, इल्तुतमिश। तो जब भी बात आएगी पहले सुल्तान की, बस आप ये बात याद रखोगे, प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश, चाहे क्वेश्चन को वो कितना भी घुमाए। किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो कौन था? इल्तुतमिश था बगदाद का खलीफा। काफी बार ये क्वेश्चन आता। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? अदम ए तुर्कानी, तुर्काने चहलगामी, दल खालसा, दल पचासा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने क्या किया? अपने राज्य को अच्छे से चलाने के लिए तुर्काने चहलगामी यानी 40 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, जो ना इसके इशारों पर सारा काम करते थे। ठीक है, ऐसा मान लो कि इसके ये सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन इसको पता नहीं था जब ये बना रहा था ये चहलगामी, कि बाद में ये राजा बनने के लिए आपस में लड़ेंगे मरेंगे और राजाओं को भी मारेंगे धोखे से। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? चंगेज का था। क्यों हुआ था? देखिए, इसने क्या किया, एक चंगेज खान का भाई था जिसको जलालुद्दीन ने मार दिया। जलालुद्दीन भागता भागता भारत में आ गया, और उसके पीछे भागता भागता चंगेज खान आ गया। ठीक है, और भारत में जब जलालुद्दीन पहुंचता है तो वो इल्तुतमिश से मदद मांगता है कि वो चंगेज खान से उसकी रक्षा करे। ये बड़ा समझदार था, इसने चंगेज खान को अपना दुश्मन बनाने की नहीं सोची। उसने कहा मैं क्यों पंगा लूं, और इसने जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर दिया। चंगेज खान जलालुद्दीन को भारत में आया मारने के लिए, लेकिन उस टाइम पे इल्तुतमिश ने दिल्ली को चंगेज खान के युद्ध से या गुस्से से बचा लिया था।
उस समय तो चंगेज़ खान से दिल्ली को बचा लिया था, लेकिन बाद में बहुत बड़ा उत्पात भी ये चंगेज़ खान ने दिल्ली पे किया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? एवाज नाजरुद्दीन महमूद, अली मर्दान, मलिक जानी। तो किसे किया था? देखिए, मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? पृथु का विद्रोह, तुगरील का विद्रोह, उज्बेगों का विद्रोह, जाटों का विद्रोह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका विद्रोह हुआ था? पृथु का विद्रोह। इनमें से किस मंगोल नेता या कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की थी? चंगेज खान, तैर बहादुर, अब्दुल्ला, कुतलुग ख्वाजा। तो कौन था वो? चंगेज खान था। जब जलालुद्दीन भागा था उसके भाई को मार के, तो उस समय तो उसने सिंधु नदी पार नहीं की थी, लेकिन बाद में उसने जलालुद्दीन को मार गिराया था मंगोल जाने वाले रास्ते पर ही। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आता है, सबको पता ही होगा, रजिया सुल्तान थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की, बलबन की। तो राइट आंसर क्या है? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत या टर्मिनेट करने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए, इसका मतलब क्या होता है? सत्ता से हटाने के लिए किसका हाथ था? ऑप्शन देखिए, अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का, अरबों का। तो राइट आंसर क्या है? तुर्कों का हाथ था। रजिया सुल्तान को टर्मिनेट करने के लिए, उसके पद से हटाने के लिए किसका हाथ था? तुर्कों का। निम्नलिखित में से किसको नासिरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि प्रदान की? इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक या रजिया। तो किसको की थी? बलबन को की थी। किसने? नासिरुद्दीन मोहम्मद ने उलूग खां की उपाधि। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासिरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? इमामुद्दीन रिहान, अल्तुनिया, जलालुद्दीन याकूत या कुबाचा। तो राइट आंसर क्या? इमामुद्दीन रिहान। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, शमशुद्दीन बलबन या गाजुद्दीन बलबन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। देखिए, क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंट हो गया है, नहीं को हटा दीजिए। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? इस नहीं को काट देना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नीति अपनाई थी? लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसने क्या किया कि इसके टाइम पीरियड में ना मंगोल आक्रमण कर रहे थे बार बार, तो इसने कहा था कि बड़ी क्रूरता के साथ उन्हें काट दो, जो भी सामने आए तलवार से काट दो। तो बड़े क्रूरतापूर्ण इसने ये नीति अपनाई थी, लोहे एवं रक्त की। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था? हैबात खां, इबाबुद्दीन रेहान, शेर खां, मलिक बकबक। तो राइट आंसर देखिए क्या है? मलिक बकबक था जिसने कोड़े से सजा पाई थी। किसके टाइम पीरियड में? बलबन के टाइम पीरियड में। बलबन के टाइम पीरियड में पाई थी, तो बकबक वैसे बलबन वैसे बकबक। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि तूतीय हिंद, केसरी हिंद, जिल्ले इलाही, दीन इलाही। तो क्या की थी? जिल्ले। ये भी काफी पूछा जाता है। राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन। तो राइट आंसर क्या है? बलबन। बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने की शुरुआत की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग आता है। नौरोज यानी नववर्ष, मुहर्रम, होली या रमजान। तो राइट आंसर क्या है? नौरोज की स्थापना। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद, लाल मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद या रोहतासगढ़ की मस्जिद। तो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में। इनमें से किस सुल्तान ने तुर्काने चहलगामी की सत्ता या हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तुर्काने चहलगामी की स्थापना इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्ताना, ठीक है, वो अब उसके बाद शासिका बनी। तो इस तुर्कानी चहलगामी में से उन्हीं लोगों ने रजिया सुल्ताना को मरवा दिया था। अब उसके बाद बलबन भी राजा बना। ठीक है, तो बलबन जैसे राजा बना तो उसे पता था, क्योंकि उन्हीं 40 में से वो एक था, उसे पता था कि जैसे मैंने किसी और को मार के राज्य लिया है, कल को ये तुर्के चहलगामी मुझे मार के किसी और को राजा बना देगी। सबसे पहले इसने यही काम किया। जैसे ही राजा बना, तुर्काने चहलगामी को खत्म कर दिया कि ये सिस्टम ही खत्म कर देता हूँ, जो मुझे कोई ना मार सके। अपने आप को सेव किया इसने। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे मंगोल, अफगान, तुर्क, एक जाट कबीला।
तो जब भी बात आएगी, खिलजी सुल्तान एक तुर्क थे। तो खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा? उलेमाओं का, वजीर का, सामान्य जनता का, सैनिकों का। तो उलेमाओं का करना पड़ा। कैसे याद रखोगे? अलाउद्दीन की शेप का ए होता है, तो उलेमाओं का। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो किसके बारे में कहा? अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि जैसे जब उसने राजस्व प्राप्त किया, उसी ने तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स था भूमि पे, ठीक है, वो लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? सिकंदर सानी, जिले इलाही, सिपहसालार या हजरत आला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिकंदर सानी। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी राजा बना तो उसने देखा कि मंगोल बार बार आक्रमण कर रहे हैं, तो उन आक्रमणों को बार बार रोकने के लिए एक बहुत बड़ी सेना चाहिए, और सेना में लोगों को भर्ती करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने वेतन देने की प्रथा स्टार्ट कर दी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखें इसे। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलिया के बीच सीमा क्या है? व्यास, रावी, सिंधु या सतलुज। तो क्या थी? सिंधु जो नदी थी ना, उसको पार करना एक तरह से असंभव था उस टाइम पे, तो वही एक सीमा का कार्य कर रही थी। तो वही अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलिया के बीच एक सीमा का कार्य कर रही थी। इस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया कि भाई जितनी भी फसल है उसकी नपाई के बाद आधा 50% टैक्स दो हमें। ये 50% की टैक्स की बात अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेना नायक वीर गति को प्राप्त हुआ? नुसरत खां, उलूग खां, जाफर खां, अकद खां। तो जाफर खां। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी या शम्स सिराज अफीफ। अलाउद्दीन खिलजी के साथ ऐसे अभियान में ऐसे अमीर खुसरो गया, याद हो गया होगा आपको भी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रतापरुद्र देव, मलिक कफूर या राणा रतन सिंह। देखिए, देवगिरी का पूछा, देवगिरी का कौन था? देव से याद रखना, कौन सा देव? रामचंद्र देव। खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैनिकों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए। तो किसके लिए की थी? सैनिकों के लिए, क्योंकि इसका पूरा ध्यान अपनी सेना को बढ़ाने में था और मंगोलों के आक्रमण को रोकने में था। इसके लिए इसने बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण नीति भी बनाई थी और टैक्स भी 50%। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, इसने ना जब देवगिरी, पहले ये दिल्ली में था, दिल्ली में देखा मंगोल आक्रमण कर रहे हैं, तो भी इसने क्या कहा? चलो भी भागते हैं। कहाँ भाग के छुपते हैं? देवगिरी में। और भूखे प्यासी प्रजा को कई महीनों तक ले गया देवगिरी में, ठीक है, नदी वदी पार करके। तो आधी से ज़्यादा इसकी सेना मर गई। फिर ये एहसास हुआ इसको, अरे दिल्ली तो खाली है और खाली सिंहासन पर तो दुश्मन आसानी से कब्जा कर लेंगे। फिर इसको दिमाग आया और वापस दिल्ली गया। इस वजह से इतिहासकार कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और बुद्धू राजा यही था। पहले फैसले ले लेता था लेकिन उस पर काम अच्छे से करता नहीं था। प्लानिंग अच्छी थी, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था ढंग से। कई योजनाएं खराब हुई थी इसने। अकाल के टाइम पे कभी टैक्स लगा देता था। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मैच जो नहीं कर रहा वो। रियासत और उनके शासक। देवगिरी शंकर देव की थी, ठीक है। होयसल वीर बल्लाल, ठीक है। मधुर रियासत के शासक वीर पांड्य, नहीं पूछा है। तो वारंगल रामचंद्र देव, राइट मैच नहीं कर रहे, बी आपका राइट आंसर है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी या मुबारक शाह खिलजी। तो राइट आंसर क्या है आपका? मुबारक शाह खिलजी। इसने बोला अपने आप को कि मैं खलीफा हूँ, और ये काफ़ी बेकार राजा का सिद्ध हुआ था। मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? उलूग खां, जिले इलाही, नियामत एक खुदाई या खिलाफत उल लह। तो कौन सी की थी? डी, खिलाफत उल लह। किसने? मुबारक शाह। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाउंडर पूछा है फिर से, और ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में हर बार ट्रेंड करते हैं। गाजी मलिक, उजबेग खां, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो कौन था? गाजी मलिक। गाजी मलिक कहाँ का? तुगलक वंश का संस्थापक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक, खिलजी, सैयद, लोधी। राइट आंसर क्या है? तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर
खा उज्बेक खा। तो कौन बना? गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, रजिया बेगम। तो राइट आंसर क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। जब बात आएगी नहर खुदवाने की तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक ने खालिशा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर कौन सी पद्धति लागू की थी? बटाई प्रथा, नस्क प्रथा, गल्ला प्रथा, कनकूत प्रथा। तो कौन सी की थी? कनकूत प्रथा। मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? यात्रियों का राजकुमार, मनियारों का राजकुमार, शाक्य मुनि या देवदूत। तो किस नाम से जाना जाता है? मनियारों का राजकुमार। कैसे याद रखोगे? मैं से मोहम्मद बिन, मैं से मनियारों का राजकुमार। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार। दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर ने, बलबन ने। तो किसने किया था? जब बात आएगी दशमलव प्रणाली की तो किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो राइट आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक याद रखोगे। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी। तो सबसे अधिक दिनों तक भी शासन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक निम्नलिखित में से किस विद्या में निपुण था? खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान, ये सभी। वैसे वो बहुत इंटेलिजेंट था, खगोल शास्त्र भी था, गणित भी, आयुर्वेद, सभी की नॉलेज थी उसे, लेकिन फिर भी जो भी वो प्लानिंग बनाता था वो फेल हो जाती थी, उसके किए हुए सभी काम बेकार हो जाते। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किस एक नवीन विभाग की स्थापना की? अमीरे को दीवाने बंदगान, दीवान ए मुस्तखराज, दीवाने आरिज। तो किसकी स्थापना की थी? अमीरे को ही। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीरे को ही एक नया विभाग, डिपार्टमेंट भी बनाया था, अमीरे को ही। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर नवीन राजधानी किसे बनाया? ऑप्शन देखिए, दौलताबाद, जौनपुर, आगरा, खलीफाबाद। तो किसे? दौलताबाद को। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को नई राजधानी बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लेता था? होली, दीपावली, दशहरा, बैसाखी। तो किस में लेता था? होली में मोहम्मद बिन तुगलक भाग लेता था। ये हिंदुओं का त्योहार था। इसी में कालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता की बात याद रखनी है आपको, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फारस, मोरक्को, मिस्र, अफगानिस्तान। तो किसका था? मोरक्को से आया था आपका इब्न बतूता। स्टोरी पोयम भी सुनी होगी आपने, इब्न बतूता पहन के जूता। ठीक है, मोरक्को से आया था। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या बहलोल। तो ये जो सांकेतिक मुद्रा थी तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक का ही काम था। ठीक है। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या जियाउद्दीन बर्नी। तो कौन था वो? तो ये था इब्न बतूता, जिसने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। याद कैसे रखोगे? देखो, डाक व्यवस्था ई जैसा नहीं लग रहा कुछ कुछ, तो इब्न बतूता। ठीक है, आपको याद भी हो गया होगा, ऑप्शन देखते ही पहचान लोगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया? बाल विवाह पर रोक, सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य। तो देखिए, इसने एक अच्छा काम भी किया था, सती प्रथा पर रोक लगाने का कार्य भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोरिस मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक? तुगलक वंश के टाइम पीरियड में। और तुगलक वंश में किसका टाइम पीरियड चल रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक का। और मोहम्मद बिन में से है तो मोरक्को से आया। ट्रिक है भाई, दिमाग में आपके याद भी हो सकता है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। लोक निर्माण विभाग की अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह, ये काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया? देखिए, पहले था कि नहरें किसने खुदवाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, लेकिन अब पूछ रहा है सबसे अधिक नहरें किसने खुदवाई थी? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या बलबन या सिकंदर लोदी। तो सबसे अधिक नहरों की बात थी तो फिरोज शाह तुगलक था, और जो सबसे पहले नहर खुदवाई थी वो था गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किसकी अधिकता थी?
गुलामों की, विद्वानों की, शिल्पकारों की या दार्शनिकों की? तो किसकी थी? गुलामों की। सबसे अधिक नहरें भी फिरोज शाह ने खुलवाई और सबसे अधिक गुलाम भी फिरोज शाह ने ही रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया? फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, फतेहपुर। तो देखिए इसने फतेहाबाद भी, ठीक है, जौनपुर भी, हिसार, तीनों फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापित किए। लेकिन फतेहपुर को आपने याद होगा अकबर ने किया था, फतेहपुर की सीकरी। ठीक, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय किए गए? फलों, खाद्यान्नों, धातुओं, परिवहन। तो किसकी में किए गए थे? फलों की गुणवत्ता में। ये भी बड़ा आसान है याद रखना। देखो, फैसे फिरोज शाह, फैसे फलों, ठीक है। इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया? तो ब्राह्मणों पर, हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, व्यापारी पर। तो सबसे पहले तो इसने ब्राह्मणों पर लगाया। जजिया कर होता क्या, वो समझिए। जजिया कर होता है कि जो अगर एक मुस्लिम राजा है तो उसके राज्य में जो भी गैर मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है, वो लोग अगर रह रहे हैं तो उन पर टैक्स लगा दिया जाता था। ठीक है, तो अब जो मुसलमान है उसके में हिंदू भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, इन सब पे ईसाई भी हो सकते हैं, इन सब पे टैक्स लगता था। लेकिन पूछा है क्वेश्चन है, सबसे पहला जो टैक्स लगाया वो ब्राह्मणों पर लगाया। ठीक है, बाद में हिंदू आ सकते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। लोगों में आपसी सूझबूझ विकसित करने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? अनुवाद विभाग, दीवाने खैरात विभाग, लोक निर्माण विभाग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या है? अनुवाद विभाग। देखो, जब भी लोगों के बीच में सूझबूझ विकसित करनी है, सूझबूझ मतलब कि वाद विवाद तो होगा ही, उनकी सोच बदलनी है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। वाद विवाद की बात आएगी तो अनुवाद विभाग, और ये डिपार्टमेंट किसने करा? फिरोज शाह तुगलक ने। जब नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका आक्रमण हुआ था? जब नासिरुद्दीन महमूद तुगलक शासन कर रहे थे तो किसने आक्रमण आके किया था? तैमूर लंग, चंगेज का, तातार का, या फिर जलालुद्दीन मगबनी? तो किसने किया? तैमूर लंग ने आक्रमण किया था जब नासिरुद्दीन महमूद तुगलक शासन कर रहे थे। ता से तुगलक, तैसे तैमूर, तैमूर आया था तुगलक के राजवंश में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? वो कौन सा टाइम पीरियड था जब तैमूर आया? 1210 ईसा पूर्व, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी या 1526? तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग भारत में आया था और काफी तबाही करके गया। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, नासिरुद्दीन महमूद या नुसरत खां? तो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? मोहम्मद का टाइम पीरियड चल रहा था। अब तैमूर ने जब जैसे ही आक्रमण किया तो ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ये भाग गया। अब दिल्ली हो गई खाली। ठीक है, तो कई सालों तक इसका कोई अता पता नहीं था। तो इसी की सेना में था कोई पर्सन जो सैयद वंश से रिलेट था। उसने फिर देखा कि भैया नासिरुद्दीन मोहम्मद तो आ ही नहीं रहा, और तैमूर ने आक्रमण किया, लूटपाट की और भाग गया। वो स्थायी रूप से दिल्ली में नहीं रहा, तो सैयद वंश ने फिर अपना संस्थापक स्टार्ट कर दिया। बहलोल लोधी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्ण युद्ध किया? तो किसके विरुद्ध सफलतापूर्ण युद्ध किया था? मेवात, जौनपुर, चंदावर या संभल? तो किसके विरुद्ध किया? जौनपुर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के शासक थे? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी? तो कौन थे? लोधी अफगान मूल के, यानी अफगान से आए थे। मूल क्या होता है कि वहीं के मूल निवासी थे। कहाँ के? अफगान के, और अफगान से आके रहने लगे भारत में। ठीक है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उससे संतलक की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी? तो कौन था? सिकंदर लोदी। तो किसको श्रेय जाता है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? गुलरुखी, मुबैयान, रवानी या फिर अफरुख? तो राइट आंसर क्या है? गुलरुखी। सिकंदर लोदी उपनाम मतलब इसका दूसरा नाम था गुलरुखी। ये सिकंदर लोदी अपने नाम से कविता नहीं करता था, इसने दूसरा नाम रख रखा था गुलरुखी, और उस नाम से ये अपनी कविताएं लिखता था, अपना नाम छुपा के दूसरे नाम से। तो दूसरा नाम क्या था? गुलरुखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सिकंदर लोदी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक या शाहजहां? तो किसने की थी? सिकंदर लोदी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा नगर जब बसा उसकी स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने की। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी,
इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या महमूद लोदी? तो राइट आंसर क्या है आपका? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। क्यों था? क्योंकि इब्राहिम लोदी को किसने हरा दिया? बाबर ने। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, तो लोधी वंश खत्म, और जब लोधी वंश खत्म हो जाएगा तो बाबर डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। बाबर कौन था? मुगल था। संतलक काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू? तो किस भाषा को दिया गया? फारसी। ठीक है, संतलक काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? फारसी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। संतलक काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातर या अरब? तो कहाँ के थे? तुर्क थे। ज्यादातर अमीर एवं सुल्तान तुर्क से आए थे। संतलक काल में दीवाने अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सेना से, राजस्व, कृषि या मनोरंजन? तो किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। क्या? दीवाने अमीर को ही विभाग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह? तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही विवाह की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? कृषि कर, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर, व्यवसाय कर या विवाह कर? तो विवाह कर, यानी जब भी आप शादी कर रहे हो तो उसके ऊपर भी टैक्स है, तो ये शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इक्ता एक राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था थी, एक तरह का टैक्स लेते थे। रेवेन्यू होती जहां से आपको इनकम हो रही हो, और इनकम उस टाइम पे टैक्स से होती थी, इसको बोलते थे इक्ता। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, आपसे पूछा है नहीं है। तो सियासतनामा इक्ता व्यवस्था के जानकारी का स्रोत था। तो सियासतनामा में कि कितना टैक्स आया है, इस सिस्टम की जानकारी लिखी होती थी, तो वहां से पता चल जाता था कि कितना टैक्स है। ये बात भी बिल्कुल सही है। मुक्ति को इक्ता से एकत्र राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। भाई राजस्व जब जो भी टैक्स इकट्ठा करेंगे तो वो कौन, राजा तो जाएगा नहीं उस टैक्स को लेने, कौन जाएगा? उसको राजस्व को इकट्ठा करने के लिए सैनिक जाएंगे। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इक्ता से एकत्र राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, डायरेक्ट जाता था, ये बात सही नहीं है। हाँ, जाता था सुल्तान के पास, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जाता था। ठीक है, कई लोगों के हाथों से गुजर के जाता था। तो नहीं पूछा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी, जो भूमि पे जो टैक्स लगता है ना, जमीन पे जो टैक्स लगता है उसको कलेक्ट करने का जो सबसे ऊंचे पोस्ट पे जो काम कर रहा है अधिकारी, ठीक है, तो वो कौन कहलाता था? पटवारी, रावत, चौधरी, मलिक? तो वो क्या कहलाता था उस टाइम पीरियड में? दिल्ली सल्तनत काल में पूछा है, अलग अलग टाइम पीरियड में जो टैक्स को कलेक्ट करते थे उनके नाम अलग अलग थे। तो यहाँ सी आंसर चौधरी था। बरीद किसे कहते थे? राजकीय कारखानों में काम करने वाले कारीगर, सुल्तान के अंगरक्षक, सरकारी कोष के अधिकारी, सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर? तो देखिए, राइट, पहुंचाने वाले गुप्तचर को बरीद कहा जाता था। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित था, कृषि संबंधित कर? तो क्या था? राज्य कानून से संबंध था जवाबित का। राइट आंसर। हदीस है एक, इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर या मनसबदार? तो कौन है? इस्लामिक कानून हदीस को कहा जाता है। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? किस्मत गल्ला, गल्ला बख्शी, मसहत या गाजी? तो राइट आंसर क्या है? मसहत। जब भी भूमि को मेजर किया जाता था, जमीन को नाप के देखा जाता था कितनी है, तो दिल्ली सल्तनत टाइम में इसके जो मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम आता था, जो टूल्स काम आता था, या जिस चीज से मापते थे उसको मसहत कहा जाता था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की गई अतिरिक्त राशि, या कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली? तो देखिए, सल्तनत टाइम पीरियड में फवाजिल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। इक्तादार कौन होते थे? जो लैंड पर, भूमि पर
टैक्स लगाते थे, और वो टैक्स जो आता था खजाना उसको सरकारी यानी जो राजा था उस टाइम पे, ठीक है, किंग था, उसके अकाउंट में जमा कर देते थे जितनी भी एक्स्ट्रा राशि आती थी। तो उसको क्या कहते थे उस टाइम पे? फवाजिल आया है। किसको? जो सरचार्ज टैक्स नहीं होता, सरप्लस टैक्स, सरप्लस टैक्स यानी एक्स्ट्रा टैक्स आता था। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मसूद शाह? तो देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह था। शशगनी चांदी का एक छोटा सिक्का होता था जो बराबर था 4 जीतल के, 8 जीतल के, 10 जीतल या 6 जीतल के। तो किसके बराबर होता था? 6 जीतल के बराबर होता था चांदी का एक छोटा सा सिक्का। किसके बराबर? 6 जीतल के बराबर। जैसे हम कहते हैं ना कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही उस छोटे से सिक्के में कितना होता था? 6 जीतल। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा, अलाउद्दीन का मकबरा? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शुद्ध इस्लामी स्टाइल में बनाया था पहला मकबरा वो बलबन का था। निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांपनाह का निर्माण करवाया जो दिल्ली का चौथा नगर था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने जहांपनाह का निर्माण करवाया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजी मकबरा था? अष्टभुजी मतलब जिसकी ना 8 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 भुजाएं जो होती हैं इस तरह का कुछ अष्टभुजी मकबरा। तो ये सिकंदर लोदी का था, बलबन का था, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा या फिरोज शाह तुगलक का? तो सिकंदर लोदी के मकबरे को अष्टभुजी मकबरा कहा गया। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासन काल में? राणा कुंभा के, हमीर के, राणा रतन सिंह के या राणा संग्राम सिंह के? तो कीर्ति स्तंभ जब निर्मित हुआ तो राणा कुंभा थे, ठीक है, ये तो याद रखना आसान है, कैसे कीर्ति और कैसे कुंभा, कीर्ति से कुंभा, ठीक है, राणा तो इनके आगे सरनेम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? जो रॉन्ग मैच हो रहा है ना आपको वो फाइंड आउट करना है। अजमेर कुवत उल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल, गुलबर्ग में जामा मस्जिद? तो देखिए जो सही मैच नहीं हो रहा आपको वो ढूंढना है। तो जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल भी है, गुलबर्ग में जामा मस्जिद है, लेकिन अजमेर में कुवत उल इस्लाम नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए, नहीं पूछा है। तूतीय हिंद, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पट्टी में, पाटली में, पटियाली में, पटियाला में? तो राइट आंसर क्या है? पटियाली में। पटियाली में तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ। अमीर खुसरो थे कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ या तीनों? तो देखिए उस टाइम पे ये बड़े टैलेंटेड थे, कवि भी थे, इतिहासकार भी और संगीतज्ञ भी। तो ये तीनों थे, राइट आंसर आपका तीनों थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना टैलेंट था बंदे में। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो कुतुब था, उस्मान था, अमीर खुसरो या अमीर हसन? तो जब भी बात आएगी हिंदुस्तान के तोते की तो अमीर खुसरो ने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा। काफी। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह? तो किसका था? अमीर खुसरो किसका कवि दरबारी था? तो देखिए आ से अमीर, आ से अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसका दरबारी था? अलाउद्दीन खिलजी का। काफी आसान है याद रखना। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो, अमीर, अबू तालिब कलीम या फिर फैजी? तो कौन था? अमीर खुसरो। खुसरो के बारे में याद रखें, ये हिंदुस्तान का पहला तोता, इसने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता भी कहा और इसी ने भारतीय पर्यावरण के बारे में भी अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक संगीत पद्धति अमीर खुसरो द्वारा आरंभ नहीं की गई? देखिए ध्रुपद, ख्याल, कौल, तराना। तो देखिए ध्रुपद को अमीर खुसरो ने प्रारंभ नहीं किया क्योंकि अमीर खुसरो संगीत प्रेमी भी था, इतिहासकार भी था, खगोलदर्शी भी था। तो इसने म्यूजिक में क्या क्या किया, कौन सी पद्धति की? ख्याल, कौल, तराना की। लेकिन नहीं पूछा क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं। तो नहीं का मतलब ध्रुपद ने स्टार्ट नहीं की थी। मुंतखब उल तवारीख निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बदायूनी, अलबरूनी, जयानक या अमीर खुसरो? तो ये किसकी है? बदायूं की है। बादशाहनामा किस साहित्यकार की रचना है? अब्दुल हमीद लाहौरी, गुलबदन बेगम, बदायूनी, इसामी? तो किसकी है? बादशाहनामा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्यकार की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी की है। दिल्ली सल्तनत के किस साहित्यक ताजुल मासिर ग्रंथ की रचना की थी? इसामी, हसन निजामी, सरहिंदी, याहिया बिन अहमद?
तो हसन निजामी। तुगलकनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हसन निजामी, अमीर खुसरो, शख्स सिराज या इब्न बतूता। तो क्या है? अमीर खुसरो। तुगलकनामा काफी। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? जयचंद गैडवाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा या मानसिंह। तो कौन है? राणा कुंभा, ये एक लेखक भी थे। निम्नलिखित में से तारीखे फिरोजशाही के रचनाकार कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारीखे फिरोजशाही किसने लिखी? शम्स सिराज अफीक या जियाउद्दीन बरनी। तो दोनों ने मिलकर लिखी तारीखे फिरोजशाही। ठीक है। ख्वाजा अब्दुल समद सामी सेलेक्ट नहीं थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बरनी दोनों ने मिलकर क्या लिखी? तारीखें। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे। किसकी खेती नहीं करते थे? गेहूं की, जौ की, चना की, मक्का की। तो किसकी नहीं कर? तो मक्का की। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की? किसके अधीन सेवा नहीं की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी सेवा की, फिरोज शाह तुगलक, तो इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के लिए उसने सेवा नहीं की थी। उद्योग में निम्न में से कौन सी एक तकनीक तुर्कों द्वारा भारत में प्रारंभ नहीं की थी? चरखा, बंधेज, हाथ से चलाई जाने वाली तकली या बुनकर द्वारा उपयोग किया जाने वाला करगा। तो चरखा नहीं की थी यूज। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो किसने की? बलबन ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? मालधर सूरी, हेमचंद्र सूरी, पार्थसारथी या सायन। तो कौन था? हेमचंद्र सूरी था धर्म का अनुयायी। इस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश या तुगलक वंश। तो किसने किया था? तुगलक वंश ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने। तो किसने किया था? तुर्कों ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट से सही उत्तर बताइए। जो युद्ध हुए थे उनकी सूची है, किस वर्ष में हुए थे। तो देखिए, चंडवाड़ का युद्ध। चंडवाड़ का युद्ध कब हुआ? 1194 में। तैमूर लंका आक्रमण कब हुआ? तैमूर लंका आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में। और घाघरा का युद्ध 1529 में। यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो आपको ना क्रम याद होनी चाहिए। सबसे पहले किसने किया? गुलाम वंश ने। उसके बाद कौन आया? खिलजी वंश। उसके बाद कौन आया? सैयद वंश। और उसके बाद लोधी। यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।